राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल तो पड़े, मगर वो बड़ा प्रश्न अभी भी लोगों के सामने है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे। आपके सामने केरल का यह वीडियो जिसमें आप राहुल गांधी को देख सकते हैं एक बोट रेस में हिस्सा लेते हुए। इस वीडियो से सिर्फ एक सवाल का जवाब मिल रहा है कि राहुल गांधी कितने चुस्त, कितने तंदुरुस्त हैं। इस तस्वीर के जरिए यह तो पता चल रहा है कि राहुल गांधी के फिटनेस लेवल्स जो हैं वो जबरदस्त हैं, मगर वो सवाल अभी भी मुंह बाहे खड़ा है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में लड़ाई की अगुवाई कर पाएंगे, क्योंकि इस लड़ाई में, इस मोर्चे में ढेरों विरोधाभास हैं, ढेरों चुनौतियां हैं जो आज मैं आपको अपने इस कार्यक्रम में बतलाने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मीडिया और प्रचार तंत्र की। दोस्तों, मीडिया और प्रचार तंत्र, सबसे पहले आपको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, मीडिया ने कब और कैसे इसकी चर्चा की है। तो आपको कुछ बिंदुओं पर गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले रामलीला मैदान में जब राहुल गांधी और कांग्रेस जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं, एक दिन का आंदोलन करते हैं, तो मीडिया उनके एक बयान को गलत ढंग से पेश करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके बयान को गलत ढंग से पेश करता है कि राहुल गांधी ने आटे को जो है वो लीटर में तोल दिया, जबकि उन्होंने उस भूल को सुधारा था। और मीडिया भी हां में हां मिलाते हुए उस प्रचार को आगे बढ़ाता है, उस झूठ को आगे बढ़ाता है। और जब से यात्रा शुरू हुई है, किन मुद्दों पर डिबेट हुआ है? डिबेट नंबर 1, राहुल गांधी ने 41,000 की टी शर्ट क्यों पहनी हुई है। हालांकि इस मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये सवाल पूछ सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 लाख का चश्मा क्यों पहनते हैं, 10 लाख का सूट जिसमें नमो 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 लिखा हुआ है वो क्यों पहनते हैं, 12, 13, 15, 20 करोड़ की गाड़ियों में क्यों घूमते हैं। ये तमाम सवालात हैं जो पूछना चाहिए मगर नहीं पूछा गया। तो दोस्तों, देखा आपने, राहुल गांधी की टी शर्ट पर बात की गई। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक ट्वीट। यह है बीजेपी के तमिलनाडु के आईटी सेल के प्रमुख सीटीआर निर्मल कुमार। यहां पर वो राहुल गांधी और उनकी भांजी की तस्वीर पेश करके बहुत ही वाहियात बयान देते हैं। यानी कि अगर आपको राहुल गांधी पर निशाना साधना है तो आप उनके परिवार की महिलाओं पर भी निशाना साध रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। मगर उससे भी बड़ी बात यह है राहुल गांधी के लिए चुनौती भी कि उन्हें कहीं ना कहीं इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और कल भी दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह डिबेट हो रहा था। मीडिया यह दावा कर रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा दिग्गज, उसने कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस की कितनी बुरी गत बन गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की वजह से पंजाब के अंदर कांग्रेस को काफी हद तक हार का सामना करना पड़ा। यकीनन नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में जो द्वंद्व चल रहा था वो भी एक कारण था, आम आदमी पार्टी की चुनौती भी एक कारण थी। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इतने अहंकारी हो गए थे कि पार्टी के अंदर सिवाय सोनिया गांधी के किसी और से बात नहीं करते थे, आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया के लिए दिग्गज हो गए हैं। यानी कि कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए मीडिया कोई भी हथियार अपनाने को तैयार है। बात यहां नहीं रुकती, मीडिया और प्रचार तंत्र हो गया। अब दूसरा पहलू है एजेंसीज। ईडी के सामने राहुल गांधी और उनकी मां की पेशी हो चुकी है। 50-50 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ की गई। मगर आज जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर आई है दोस्तों, वो बहुत कुछ कहती है जो आपके स्क्रीन पर है। यह खबर आपके स्क्रीन पर यह बतला रही है कि यूपीए के कार्यकाल में जितने लोगों पर सीबीआई ने दबिश डाली थी उनमें विपक्ष का आंकड़ा था 60%। यानी कि अगर 100 लोगों पर, यानी 100 राजनेताओं पर सीबीआई ने निशाना साधा तो उनमें विपक्ष की संख्या थी 60%, 60%। और अगर हम एनडीए की बात करें, यानी कि मोदी काल की बात करें, तो अगर 100 लोगों पर सीबीआई ने निशाना साधा तो उनमें 95% विपक्ष के नेता थे। ये राहुल गांधी के सामने चुनौती है। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर और क्या कहती है, क्योंकि यह चुनौती सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं के लिए है। यह बतला रहा है
कि मोदी काल में 2014 से लेकर अब तक 124 नेता जो हैं वो सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। इनमें से 118 विपक्ष के नेता हैं और सिर्फ 6 बीजेपी के नेता हैं। अब अगर हम मनमोहन सिंह सरकार की बात करें, यानी कि 2004 से 2014 के बीच, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 72 नेताओं की जांच सीबीआई ने की, जिनमें से 43 विपक्ष के नेता थे और 29 कांग्रेस और उसके सहयोगियों के नेता थे। यानी कि 72 में से 1/3 कांग्रेस और उसके सहयोगी नेताओं की थी। उस वक्त सीबीआई, हालांकि मैं नहीं भूला हूं कि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी तोता कहा था, मगर सीबीआई फिर भी सरकारी नेताओं पर, यानी कि कांग्रेस और उनसे जुड़े नेताओं को निशाने पर ले रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट यह भी कहती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 30 टीएमसी के नेताओं पर निशाना साधा गया, 26 कांग्रेस के, आरजेडी के 10, बीजेडी के 10, वाईएसआरसीपी के 6, बीएसपी के 5, टीडीपी के 5, आम आदमी पार्टी के 4, समाजवादी पार्टी के 4, एआईएडीएमके के 4, सीपीएम के 4, एनसीपी के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, डीएमके के 2, पीडीपी के 1 और टीआरसी के 1 नेताओं पर निशाना साधा सीबीआई ने। और अगर आप मनमोहन सिंह कार्यकाल की बात करें तो इसमें 12 बीजेपी के, बीएसपी के 5, टीएमसी के 4, स्वतंत्र 4, समाजवादी पार्टी के 3, इंडियन नेशनल लोक दल के 3, जेडीयू के 3, बीजेडी के 2 नेताओं पर मनमोहन सिंह सरकार की सीबीआई ने निशाना साधा। यह बतलाने का मैं आपको प्रयास इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि एजेंसीज किस तरह से विपक्ष की नाक में दम किए हुए है, और यह राहुल गांधी के सामने चुनौती है। सवाल ये कि 2024 से पहले मोदी सरकार एजेंसीज का जबरदस्त इस्तेमाल करने वाली है। क्या राहुल गांधी इस चुनौती को पार कर पाएंगे? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं जो कांग्रेस जैसे दलों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब साबित होने वाला है। आपके स्क्रीन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रपोजेस कैपिंग कैश डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका क्या अर्थ है? इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो इसका यह अर्थ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक चंदा मिलता है उसकी हद तय करने वाले हैं। यानी कि बीजेपी को कितना चंदा मिले वो ये तय करेंगे, कांग्रेस को कितना चंदा मिले वो ये तय करेंगे, मगर गौर कीजिए, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आज से कुछ साल पहले मरहूम अरुण जेटली ये योजना लेकर आए थे, यानी गुप्त तरीके से आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इस पर उस वक्त जब ये योजना लेकर अरुण जेटली ला रहे थे, चुनाव आयोग ने भी आपत्ति दर्ज की थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति दर्ज की थी, ये कहते हुए कि ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और इससे विपक्ष को नुकसान पहुंचेगा। मगर अरुण जेटली ने इसे अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि गुप्त चुनावी चंदा आ रहा है, इसका अधिकतर पैसा बीजेपी की जेब में जा रहा है। पीएम केयर्स फंड्स, कोरोना के दौरान पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता। इसका अधिकतर पैसा कहां जाता है कोई नहीं जानता दोस्तों। मगर दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को जो राजनीतिक चंदा मिलता है उस पर वो अंकुश डालना चाहते हैं। इससे क्या होगा? इससे होने वाला है दोस्तों कि कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों की मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो शुरू कर दी है, मगर ये चुनौतियां उनके सामने मुंह बाहे खड़ी हैं। अगला मुद्दा है दोस्तों, राहुल गांधी का जिम्मेदारी से बचना। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इन राज्यों पर गौर कीजिए। गुजरात कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस। इस खबर के मुताबिक इन तमाम स्थानीय इकाइयों ने राहुल गांधी से एक बार फिर अपील की है कि आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं और 2024 के लिए पार्टी की नुमाइंदगी करें। मगर राहुल गांधी ने एक बार फिर इसे सिरे से इनकार कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष कौन है?
सोनिया गांधी हाल ही में वो अमेरिका से लौटकर आई। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और वहां वो अपना इलाज करवा रही हैं। यानी कि कांग्रेस की अध्यक्ष वो शख्सियत हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत नासाज रहती है। राहुल गांधी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो कांग्रेस के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो ये जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है और ये जिम्मेदारी किसी और को देने को भी तैयार नहीं है। इस वक्त पार्टी के अंदर क्या हो रहा है? आपके स्क्रीन पर शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की जब वो अमेरिका से लौटकर आई और इस मुलाकात में शशि थरूर ने उनसे कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर अशोक गहलोत कहते हैं कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते तो मैं भी मैदान में उतरने को तैयार हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 22 साल के बाद अब कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। वरना इससे पहले क्या हो रहा था कि गांधी परिवार का ही इस पर एक छत्र राज था। 22 साल पहले सीताराम केसरी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। मगर बड़ा प्रश्न, जब पार्टी इस कदर भंवर में फंसी हुई है तो राहुल गांधी उसे उबारने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? यह जिम्मेदारी वो कंधों पर क्यों नहीं जो है वो उठाते? भारत जोड़ो यात्रा करना एक अच्छी बात है और मैं आपको बताता हूं क्यों अच्छी बात है। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे मकसद है भारत को जोड़ने का। इस वक्त कांग्रेस सामना कर रही है भारतीय जनता पार्टी के विघटनकारी, लोगों को बांटने वाले एजेंडे को। हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दो, उग्र हिंदुत्व का चेहरा पेश करो, इसके अलावा एजेंसीज के जरिए दबिश बनाओ। भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं इन दो चीजों को चुनौती देती है। एक, बीजेपी का विघटनकारी एजेंडा, लोगों को बांटने का एजेंडा, और दूसरा एजेंसीज का दुरुपयोग, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा एक नायाब कोशिश है, कांग्रेस की निगाह से भी और देश की निगाह से भी। हालांकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए हमें राहुल गांधी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह यात्रा हम सबको अपने स्तर पर निकालनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलें, नहीं, मैं आपसे सिर्फ यह कह रहा हूं कि आप जो है एक गली से दूसरी गली में जाएं, लोगों में एका कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि यही वक्त की मांग है। जिस तरह से पिछले 8 सालों में देश की जनता को बांट कर रख दिया गया है। दोस्तों, राहुल गांधी की एक और आलोचना हो रही है इस यात्रा को लेकर, और वो आलोचना क्या है कि वो अपना अधिकतर समय दक्षिण में बिता रहे हैं, यानी कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, जबकि उनको ज्यादातर वक्त उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बिताना चाहिए, जहां सही मायने में कांग्रेस को चुनौती है, जहां उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मसलन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर उसकी सीधी टक्कर जो है बीजेपी के साथ है। मगर यह कहा जा रहा है कि वो अधिकतर वक्त जो है वो कहां बिता रहे हैं? वो बिता रहे हैं दक्षिण में। मगर इसके पीछे की सोच क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, कांग्रेस को केरल से 15 सीटें मिली थीं। उसी तरह से डीएमके के साथ जो उनका गठबंधन था 2019 के लोकसभा चुनावों में, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि उस वक्त कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थीं। तमिलनाडु में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, जबकि डीएमके को करीब 20, यानी कि वहां पर एआईएडीएमके और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। उसी तरह से अगर पंजाब की बात करें तो यहां पर पार्टी को 8 सीटें मिली थी, मगर उस वक्त कांग्रेस सत्ता में थी। इस वक्त सत्ता से वो बेदखल हो गई है। पंजाब के अंदर सिमरनजीत सिंह मान जैसी ताकतें जो हैं वो मजबूत हो रही हैं। वहां पे जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां पर कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों में जहां उन्हें 13 में से 8 सीटें मिली थी, क्या वो इसे दोहरा पाएंगे 2024 में? यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। आपकी स्क्रीन पर जयराम रमेश का कहना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ दक्षिण में यात्रा कर रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो पहला चरण है, यानी कि 31 जनवरी तक वो करीब 3500 किलोमीटर चलेंगे।
यह यात्रा अगले साल फिर से शुरू होगी, उन जगहों पर जाएगी जहां वो इस पहले चरण में नहीं जा पाए। मगर मैं जयराम रमेश से कुछ और पूछना चाहता हूं। मैंने आपको बताया कि मीडिया किस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, प्रचार तंत्र भी किस तरह से उन पर निशाना साध रही है। मगर क्या आप जानते हैं जयराम रमेश ने हाल ही में पहला इंटरव्यू किसको दिया? उन्होंने दिया अंबानी के न्यूज चैनल की एक पत्रकार को। मैं पूछना चाहता हूं, यह वही न्यूज चैनल है जो अपने प्राइम टाइम में लगातार जो है हमला बोलते रहता है कांग्रेस के खिलाफ, उन पर दुष्प्रचार जो है चलाता है। मैं ये भी नहीं भूला हूं कि आज से कुछ महीनों पहले की बात है, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया था कि मेरा इंटरव्यू फलाना ढिमकाना एंकर कर रहे हैं। अब ये जो एंकर था उसकी खासियत थी कि वो अपने हर शो में हिंदू मुस्लिम राजनीति, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले शोज करता था, भड़काऊ शोज करता था, झूठे और फेक न्यूज पर शो करता था। मगर रणदीप सुरजेवाला उनके साथ जो इंटरव्यू को अपने ट्विटर पर प्रचार और प्रसार उसका कर रहे थे। यह प्रॉब्लम है कांग्रेस की सोच में। ये लोग उन पत्रकारों के शरण में जाते हैं जो इन्हें गाली देते हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की मानसिकता के बारे में क्या कहा जाए? खैर, जैसे कि मैंने आपसे कहा दोस्तों, कांग्रेस के सामने ढेरों चुनौतियां हैं और बड़ा प्रश्न अभी भी वही बना हुआ है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस शो के जरिए मैंने उन तमाम सवालात के जवाब दिए, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपके सामने वो चुनौतियां भी रखी जिन चुनौतियां का सामना राहुल गांधी को करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।